हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ओल्ड बुक अकेड चैनल पर। और आज हम यहाँ पर 5th चैप्टर 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ ई बिजनेस एवं सेवाओं का बृहतीकरण डिस्कस करने वाले हैं। ई बिजनेस ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले दशक और उसके बाद व्यवसाय करने के तरीकों में अनेक मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। व्यवसाय करने के तरीके को व्यवसाय पद्धति कहा जाता है। यानी पिछले दशक और उसके बाद मतलब हम कहें अगर पहले के टाइम से और अब के टाइम में जो बिजनेस के करने के तरीके हैं उनके मूलभूत तरीकों में बहुत ही आधुनिक तरीके से परिवर्तन हुए हैं। और व्यवसाय करने के तरीके जो होते हैं उसे व्यवसाय पद्धति कहा जाता है। और उभरते का अर्थ है कि यह परिवर्तन अब बने रहेंगे। मतलब पद्धति का यहाँ पे कहा गया है कि व्यवसाय करने के तरीके को व्यवसाय पद्धति कहा जाता है। और उभरते का अर्थ है कि यह परिवर्तन अब बने रहेंगे। मतलब जो परिवर्तन हुए हैं ये नहीं है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए हैं, ये अब जब तक बिजनेस चलेगा ये बने रहेंगे। बाकी और इनमें परिवर्तन होते रहेंगे। जो हो चुके हैं वो तो बने रहेंगे, बाकी और इनमें और अच्छे परिवर्तन और इम्प्रूवाइजेशन होते रहेंगे। व्यवसाय की यह नई पद्धतियाँ नया व्यवसाय नहीं वरन यह तो व्यवसाय करने के नए तरीके। अगर हम बात करें कि ये जो पद्धतियाँ ये नया व्यवसाय नहीं कहलाएगी, ये व्यवसाय में करने की नई पद्धतियाँ टेक्निक्स हैं। ठीक है, जो हम किसी चीज़ को और आसान करते चले जाते हैं उसकी बात करी जा रही है। व्यवसाय ई व्यवसाय को ऐसे उद्योग व्यापार और वाणिज्य का संचालन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। अगर हम अब आधुनिकीकरण की बात करें तो इसमें ई व्यवसाय आ गया कि ई व्यवसाय एक ऐसा उद्योग हो गया जो व्यापार और वाणिज्य का संचालन किस माध्यम से करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करता है जिसमें हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, जिसमें एक इंटरनेट कनेक्शन होता है। अब ई व्यवसाय बनाम ई कॉमर्स। तो ई व्यवसाय बनाम ई कॉमर्स की बात करी जा रही है, ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। तो इसमें देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। अगर हम सिंपल से वर्डों में समझें तो ई व्यवसाय के अंदर हमारा ई कॉमर्स आएगा। ठीक है, ई कॉमर्स तो अगर हम बात करें तो ई व्यवसाय क्या है, ई कॉमर्स से ज़्यादा विस्तृत या व्यापक है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। ई कॉमर्स जो है ई व्यवसाय का पार्ट है, ना कि ई व्यवसाय ई कॉमर्स का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। ई व्यवसाय ई कॉमर्स से अधिक विस्तृत व्यापक शब्द है। बिल्कुल क्लियर हो गया ये अभी मैंने जो बताया आपको। ई व्यवसाय में ई कॉमर्स भी सम्मिलित है। ई व्यवसाय के अंदर ई कॉमर्स सम्मिलित होगा, ठीक है, ना कि ई कॉमर्स के अंदर ई व्यवसाय। ई कॉमर्स एक फर्म के अपने ग्राहकों और पूर्तिकर्ताओं के साथ इंटरनेट पर पारस्परिक संपर्क को सम्मिलित करता है। ई कॉमर्स जो होता है ना, ई कॉमर्स हमारा जो है फर्म के अपने ग्राहकों और पूर्तिकर्ताओं के साथ इंटरनेट पर परस्पर संपर्क को सम्मिलित करता है। ई कॉमर्स जो है हमारा, ठीक है, ई व्यवसाय में। ई व्यवसाय न केवल ई कॉमर्स वरन व्यवसाय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संचालित किए गए अन्य कार्य जैसे उत्पादन, स्टॉक प्रबंध, उत्पाद विकास, लेखांकन, वित्त और मानव संसाधनों को भी सम्मिलित करता है। अब ई कॉमर्स में हमने क्या जाना कि ई कॉमर्स क्या है, फर्म और ग्राहकों और पूर्तिकर्ताओं के साथ इंटरनेट पर परस्पर पारस्परिक संपर्क को सम्मिलित करता है। लेकिन ई व्यवसाय की अगर बात करेंगे तो ई व्यवसाय न केवल ई कॉमर्स वरन व्यवसाय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा संचालित किए गए अन्य कार्य जितने भी होते हैं जैसे उत्पादन, स्टॉक प्रबंधन, उत्पाद विकास, लेखांकन एवं वित्त और मानव संसाधन को भी सम्मिलित करता है। जो अकाउंटिंग हम करते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब इसका हम अर्थ जान लेते हैं। ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स का क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। अर्थ है, आज जबकि इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया का आधुनिक व्यापार धीरे
धीरे इंटरनेट के साथ जुड़ने लगा है। कह रहे हैं जबकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और धीरे धीरे सभी व्यापार क्या है इंटरनेट के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, इससे व्यापार की एक नई धारणा प्रचलन में आई है और जिसके कारण क्या है व्यापार की एक नई धारणा प्रचलन में आई है कि मतलब जो ऑफलाइन व्यापार हैं उनके बजाय ऑनलाइन व्यापार ज़्यादा करना लोग आज पसंद कर रहे हैं, जिसे ई कॉमर्स या ई बिजनेसेस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ई कॉमर्स या ई बिजनेसेस कहा जाता है। आज हम इंटरनेट पर अपनी दुकान खोलकर दुनिया भर के इंटरनेट उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं। भाई इंटरनेट पे हमने एक अपना मतलब वेबसाइट बनाई और उसके माध्यम से हम क्या है अपने जो भी प्रोडक्ट है उसे सेल करना शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट उपभोक्ता घर बैठे ही माल का आदेश दे सकते हैं, माल की सुपुर्दगी ले सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको अब एक प्लेस पे दुकान ले करके उसे डेकोरेट करने की या उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर से ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं और जो खरीदार हैं जो कस्टमर वो भी घर बैठे ही ऑर्डर दे के ऑर्डर को प्लेस करवा सकते हैं। तो ये इसमें सुविधा है सबसे बड़ी। जो हमारा अननेसेसरी खर्चा जो होता था कि भाई हमें एक दुकान उसे डेकोरेट कराना ये सारी चीज़ें, तो वो खर्चा हमारा बच जाता है और वो हम कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो अपने प्रोडक्शन में कर सकते हैं। तो ये इसकी खूबी है। अब करें ई बिजनेस का क्षेत्र की बात कर लेते हैं, किस किस क्षेत्र में ये काम कर सकता है। तो ई बिजनेस क्षेत्र निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है, किन किन क्षेत्रों में किया गया है आगे देखेंगे। यह कहा गया है B2B। B2B का मतलब क्या है, B2B कॉमर्स बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या है, इसमें कहा गया है कॉमर्स इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारों को करने वाले दोनों पक्ष में व्यवसायिक इकाइयाँ होती है। अब B2B का अगर मतलब है तो कॉमर्स जो ई कॉमर्स बिजनेस हम कर रहे हैं इसके अंतर्गत जो व्यवहार जो हो रहा है ना, ये दोनों पक्ष कौन होंगे, बिजनेस इकाइयाँ होंगी। इसमें एक कस्टमर या एक बिजनेस नहीं, इसमें दोनों इकाइयाँ जो होंगी बिजनेस होंगी, मतलब दोनों पर्सन जो होंगे बिजनेस पर्सन होंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए दोनों फर्मों में से एक उत्पादन करने वाली, मतलब दोनों फर्मों से कोई एक उत्पादन करने वाली होगी, दूसरा कच्चा माल सप्लाई करने वाली होगी। ठीक है, तो होगा करने वाली हो सकती है। उदाहरण मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो कार बनाने के लिए पुर्जे जैसे टायर, सीट, दरवाजे आदि दूसरी कंपनी से लेती है। तो भाई अब सीएट के टायर अगर वो लगाई तो सीएट के टायर वो खुद तो बना नहीं रही है, सीएट कंपनी से ले रही है। ठीक है, अगर वो मतलब सीट कवर मान लो किसी और कंपनी से बनवा रही है, तो मतलब ये सब चीज़ें क्या है, अब एक इसमें दोनों क्या है बिजनेस इकाइयाँ हैं लेकिन दोनों का काम डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड हमारा B2C बिजनेस टू कस्टमर। ये बिजनेस टू कस्टमर आ गया, नाम से ही आप समझ रहे होंगे। इसके अंतर्गत एक पक्ष फर्म, मतलब एक पक्ष क्या होगा फर्म और दूसरा पक्ष ग्राहक। ग्राहक घर बैठे ही इंटरनेट पर अपनी मनपसंद वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, आदेश दे सकता है, कुछ मदों को प्राप्त कर सकता है, कुछ मदों को प्राप्त कर सकता है और भुगतान भी कर सकता है। और दूसरी ओर फर्म किसी भी समय यह जान सकती है कि ग्राहकों को संतुष्टि स्तर क्या है। आजकल कॉल सेंटर के माध्यम से यह जानकारियाँ उपलब्ध हो सकती हैं। मतलब कॉल सेंटर के माध्यम से क्या है आपसे फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, आपकी हेल्प की जाती है। तो ये सारी जो कॉल सेंटर के माध्यम से क्या है कस्टमर का फीडबैक वगैरह संतुष्टि वगैरह पता की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें कस्टमर क्या है अपने प्लेस से ही अपने घर से ही बैठे बैठे ऑर्डर प्लेस करेगा और वहीं पे क्या कोरियर वाला उसे मतलब आके उसका ऑर्डर देगा और अगर कैश ऑन डिलीवरी तो पेमेंट उस समय कर देगा और अगर बाय मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कराए तो उसे पेमेंट पहले ही हो जाता है। अब इंट्रा बी कॉमर्स की बात करी जा रही है कि इंट्रा बिजनेस विद इन बिजनेस, इंट्रा बिजनेस विद इन बिजनेस की बात करी जा रही है। तो इसके अंतर्गत व्यवसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्ष एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति अथवा विभाग हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो बात कही गई कि इंट्रा बिजनेस कॉमर्स और विद इन बिजनेस कॉमर्स की बात जो कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि व्यवसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्ष एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति होते हैं या विभाग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक फर्म का विपणन विभाग, यानी एक फर्म का विपणन विभाग मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट होता है इंटरनेट के माध्यम से लगातार उत्पादन विभाग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है के संपर्क में रहता है ताकि ग्राहकों की इच्छा अनुसार उत्पादन किया जा सके। तो जो मार्केट में जो मतलब जो एग्जीक्यूटिव रहते हैं उनसे क्या है पता लगता है कि मार्केट में कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये सूचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो वो एग्जीक्यूटिव के माध्यम से उन्हें ये सूचना मिलती है। ठीक है, उस हिसाब से वो न्यू प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं कस्टमर की डिमांड के अनुसार।
C2C, मतलब इसमें क्या है, कस्टमर टू कस्टमर। तो C2C में कस्टमर टू कस्टमर की बात की जा रही है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्ष एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति अथवा विभाग होते हैं। इसमें जो है C2C में कि व्यावसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्ष जो होंगे व्यवसाय के दो व्यक्ति अथवा विभाग होंगे। विभाग होते हैं, उदाहरण के लिए फर्म का विपणन विभाग, इंटरनेट। अच्छा, रिपीट हो गया ये। अगला C2B है कॉमर्स। C2B कॉमर्स का कह रहे हैं, ये उपभोक्ता को शॉपिंग की स्वतंत्रता देता है। उपभोक्ता कॉल सेंटर पर टोल फ्री नंबर के द्वारा पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, उपभोक्ता जो है को शॉपिंग की स्वतंत्रता देता है। जो C2B जो है मतलब कस्टमर टू बिजनेस कह रहे हैं, इसमें शॉपिंग की स्वतंत्रता देता है। उपभोक्ता कॉल सेंटर पर टोल फ्री नंबर के माध्यम से पूछताछ कर सकता है। ठीक है, फिर C2E है। C2E में क्या है, इसके अंतर्गत कंपनी कर्मचारियों की भर्ती, इंटरव्यू, साक्षात्कार, चयन और प्रशिक्षण आदि प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकती है। ठीक है, ये C2E है। अब बात आ जाती है आगे कि ई कॉमर्स के लाभ क्या हैं। लाभ की अगर हम बात करें तो लाभ क्या है, इसमें लाभ की बात कही जा रही है। विश्व स्तर पर पहुंच, जो व्यवसायी ई बिजनेस से जुड़ जाते हैं उनके बाजार का विस्तार होता है। मतलब जो व्यवसायी ई बिजनेस से जुड़ेंगे उनके जो बाजार है, मार्केट है, उनके जो कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। नए नए ग्राहक संपर्क में आते हैं जिससे बिक्री में वृद्धि होती है। मध्यस्थ व्यापारियों का लुप्त होना, इससे थोक और फुटकर व्यापारी लुप्त होते हैं। अधिकतर ग्राहक उत्पादकों से सीधे संपर्क स्थापित करने लगे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर माल प्राप्त होता है। अब जितने बीच में मध्यस्थ होंगे, मीडिएटर होंगे, जिन्हें हम ब्रोकर्स भी कहते हैं। ठीक है भाई, अगर हम मतलब रिटेल या उसकी बात करें तो इसमें हमारे क्या है, प्रोडक्शन वगैरह जो करते हैं, इसमें थोक व्यापारी आ गए, फुटकर व्यापारी आ गए। तो ये क्या करते हैं, रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट जो है उत्पादनकर्ता से लेते हैं तो हमें वो क्या है, वो जो बीच में जो उनका कमीशन था वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमें कुछ कम कीमत पर मिल जाता है। तो ये बात कही, मध्यस्थ व्यापारियों का लुप्त होना। अब सरल वितरण प्रक्रिया क्या है। ई कॉमर्स के अंतर्गत अनेक सेवाएं एवं सूचनाएं कंप्यूटर पर ही प्राप्त हो जाती हैं। मतलब ई कॉमर्स के माध्यम से हम अनेक सूचनाएं प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्यूटर पर ही प्राप्त कर लेते हैं। हमें कहीं जाने की, पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे वितरण प्रक्रिया सरल हो जाती है और लागत में भी कमी आती है, और हमारी क्या है, फिजिकली जो मेहनत है वो भी कम होती है और टाइम भी बचता है। स्थापना लागत का कम होना, इसके अंतर्गत बड़े शोरूम या बड़ी ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ कंप्यूटर, इंटरनेट से काम चल जाता है। भाई, आपने ऑनलाइन अगर बिजनेस स्टार्ट करा तो आपको ना तो कहीं दुकान सजाने की ज़रूरत है, ना कहीं आपको ज़मीन लेने की ज़रूरत है, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन कराओगे, फिर डेकोरेट करोगे, तो वो सारा खर्चा बच जाता है। वो आप पैसा कहाँ यूज कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी बढ़ाने में। ठीक है, और नए उत्पादों को लाने में आसानी, इसके माध्यम से कोई भी नया उत्पाद बाजार में लाया जा सकता है। इंटरनेट पर इसी पूरी जानकारी उपलब्ध है, कह रहे इससे रिलेटेड पूरी जानकारी उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं को घर बैठे उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, कोई भी आपने नया उत्पाद अगर आपने उसमें लॉन्च किया है तो आप इंटरनेट के माध्यम से क्या है, उस उत्पाद की घर बैठे ही पूरी जानकारी उपभोक्ता तक पहुंचा सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में उपभोक्ता डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए वो वैल्यूएबल है या नहीं है। समय की बचत, अब सबसे बढ़िया बात है, घर बैठे उपभोक्ता को जब सामान मिल जाता है तो उसे क्या बाजार में घूमने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कारण उसका समय भी बचता है, श्रम भी बचता है। ठीक है, अब ई कॉमर्स के लिए आवश्यक संसाधन क्या हो सकते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यही इसकी अगर कह सकते हैं तो बोन भी है। कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना तो आप करिए। तो ये मान लीजिए आपका यही वो एक शॉप है जिसके अंदर आप मतलब जिसके माध्यम से आप अपना ये बिजनेस चलाएंगे।
कंप्यूटर सिस्टम का होना ई कॉमर्स की पहली आवश्यकता है। कंप्यूटर द्वारा ही इंटरनेट से जुड़ा जा सकता है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरनेट कनेक्शन। तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। इंटरनेट कनेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल ये घर बैठे ही बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। किसी भी एयरटेल, फाइबर है, BSNL है, ठीक है, जियो है, किसी का भी आप ले सकते हैं। वेब पेज बनाना, अब वेब पेज बनाना जो है वो ज़रूरी इसलिए कि उसी के माध्यम से वही आपकी दुकान है, मतलब ई जो कॉमर्स है, ई बिजनेस है, उस पर वही आपकी दुकान है जिस पे आप डिस्प्ले करोगे अपने प्रोडक्ट। तो ई वेब पेज बनाना मतलब अपना एक वेबसाइट बनानी पड़ती है जिसमें हम अपने मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हम उस जानकारी और उसके फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, जो कस्टमर देख के उसके बारे में पढ़ के चीज़ को लेता है। ई कॉमर्स में वेब पेज का सर्वाधिक महत्व है और इसे होम पेज के नाम से भी जाना जाता है। जिस उत्पाद को इंटरनेट पर प्रदर्शित करना होता है उसे वेब पेज पर दर्शाते हैं। ऑनलाइन व्यवहार, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते ही आ रहे हो। डेबिट कार्ड के माध्यम से आप जैसे ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट करते हो किसी चीज़ की, या कोई चीज़ जब खरीदते हो, अगर खरीदी होगी आपने तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील वगैरह हो गई या मीशो वगैरह होगी, उस पर तो हम डेबिट कार्ड के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, या पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, इन सबसे हम पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से माल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आदेश देना, सूचनाओं और सेवाओं का क्रय विक्रय संभव हो पाता है। कुछ ई व्यवसाय के प्रयोग। अब ई व्यवसाय के प्रयोग क्या है ये देख लेते हैं। ई अधिप्राप्ति, ई बोली, ई नीलामी, ई संचार या ई संवर्धन, ई सुपुर्दगी, ई व्यापार। तो ये हमारे कहते कुछ ई व्यवसाय के प्रयोग थे। ई अधिप्राप्ति, ठीक है, और हमारी ई बोली भी लगती है। ई अधिप्राप्ति मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है, कुछ पेमेंट करके हम पहले ही क्या है उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। फिर है ई संचार, मतलब कम्युनिकेट करना फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ठीक है, ये हमारा ई संचार। सुपुर्दगी के ई सुपुर्दगी का मतलब है जब आप कोई भी, जैसे अगर बात की जाए सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदते हो तो वो हमारे क्या है ई सुपुर्दगी के पेमेंट करा और आप साइट से डाउनलोड कर सकते हो, ई सुपुर्दगी हो गई। ई व्यापार वगैरह, ठीक है, ये चीज़ आपका ई व्यापार में तो आप जानते हो सभी कुछ आ गया। अब ई व्यवसाय की सीमाएं क्या क्या हैं। अल्प मानवीय स्पर्श, अल्प मानवीय स्पर्श, इसमें अंतर व्यक्ति पारस्परिक संपर्क की गर्माहट का अभाव होता है। भाई अगर आप इस चीज़ को महत्व देते हैं कि परस्पर संपर्क, तो इसमें इस चीज़ का पूर्ण रूप से अभाव रहता है, ठीक है। तो इसका तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये यूजलेस हो जाएगा। आदेश प्राप्ति और आदेश पूरा करने की गति के मध्य असमरूपता, सूचना माउस क्लिक करने मात्र से ही प्रभावित हो सकती है, परंतु वस्तु की भौतिक सुपुर्दी में समय लग सकता है। हाँ, इसमें यह है कि आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है, आपको सूचना मिल जाएगी, एक माउस क्लिक करोगे आपको सब कुछ वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। लेकिन बस अगर एक इसमें डिसएडवांटेज क्या है तो कि हमें चीज़ जो है तुरंत नहीं मिलती। जो भौतिक जो सुपुर्दगी है वो तुरंत नहीं होती है, ठीक है, उसमें टाइम लग जाता है। ई सुपुर्दगी हो जाती है लेकिन भौतिक सुपुर्दगी नहीं हो पाती, तो उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। उसके बाद में कहा जा रहे हैं ई व्यवसाय के पक्षों में तकनीकी क्षमता और शायद गलत हो गया है वर्ड ये। ई व्यवसाय के पक्षों में तकनीकी क्षमता और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। तकनीकी क्षमता और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। ई व्यवसाय में सभी पक्षों की कंप्यूटर के संसार से उच्च कोटि के परिचय की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में एक तो ये तकनीकी क्षमता और सामर्थ्य होना चाहिए, ठीक है, व्यक्ति में जो करना चाहता है, और सभी पक्षों की कंप्यूटर के संचार से उच्च कोटि के परिचय की आवश्यकता। जो भी इसे ऑपरेट करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें कंप्यूटर के संचार से उच्च कोटि का मतलब एक अच्छा जानकारी होना अति आवश्यक है। पक्षों की असमानता और उन्हें ढूंढ पाने की अक्षमता के कारण जोखिम में वृद्धि पक्षों की पहचान करना मुश्किल है, अतः लेन देन जोखिमपूर्ण हो सकते हैं।
भाई इसमें पक्षों की जो है असमानता होती है, उन्हें ढूंढ पाने की, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं, उन्हें ढूंढ पाने की अक्षमता के कारण क्या है, जोखिम में वृद्धि है। वृद्धि पक्षों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, अतः लेन देन जोखिमपूर्ण हो सकता है। अगर देखिए गलत हाथों में पड़ जाती है किसी की भी कोई भी गुप्त जो नॉलेज है, गोपनीय जो, ठीक है, मान लो एटीएम कार्ड है, किसी के हाथ लग जाए, उसका पासवर्ड ही उसे पता लग जाए, तो भाई इसमें जोखिम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जन प्रतिरोध नई तकनीक के साथ समायोजन की प्रक्रिया एवं कार्य करने के तरीके। कहें जो जन प्रतिरोध है नई तकनीक के साथ, एक तो समायोजन बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नए तौर तरीके इसके होते हैं, ठीक है, टेक्निक्स होती है, तरीका, तो तरीके के तनाव तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा कर देते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जो भाई नहीं जानते टेक्नोलॉजी वगैरह, तो उनके लिए एक तो तनाव और डर की भावना, असुरक्षा की भावना पैदा कर देता है। नैतिक पतन, नैतिक पतन क्या है, कंपनियां अपने कर्मचारियों की कंप्यूटर फाइलों, ईमेल खातों आदि पर अनैतिक तरह से नज़र रखते हैं। भाई अब हमारी पर्सनल जो ईमेल्स वगैरह हैं उस पर भी कंपनी नज़र रखना शुरू कर देती है, सीमाओं के बावजूद भी ई कॉमर्स एक साधन है, ठीक समझे। तो ये चीज़ें इसमें डिसएडवांटेज हैं थोड़ी सी, जो अगर हम एक अवेयरनेस के साथ यूज़ करते हैं तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। पारंपरिक व्यवसाय व ई व्यवसाय में अंतर। पारंपरिक व्यवसाय और ई व्यवसाय में अंतर क्या, तो पारंपरिक व्यवसाय तो जो हम शुरू से करते आ रहे हैं सदियों से वही है। ई व्यवसाय जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, इसकी बात है। तो निर्माण पारंपरिक थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन कराना है, फिर उससे डेकोरेट कराना है, डिज़ाइन कराना है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें भी अच्छा खासा पैसा लग जाता है। ई व्यवसाय सरल है, सिर्फ एक वेब पेज बनाना है और काम शुरू कर देना है, ठीक है। मतलब मेन जो है वह हमारा पैसा वहीं लगना है, कहाँ, जहाँ से माल परचेज करना है वहाँ। भौतिक उपस्थिति इसमें पारंपरिक में आवश्यक है, परंतु ई व्यवसाय में आवश्यक नहीं है, या डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं इसे। प्रचालन लागत, क्योंकि डिसएडवांटेज ये, क्योंकि हम पकड़ कर छू कर महसूस नहीं कर सकते उस चीज़ को ना। तो ये चीज़ कपड़ा क्या होता है, पकड़ कर छू कर महसूस करते हैं ना, तो वो हमें बिना छुए हम कपड़े को अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, जब तक हम उसे छू नहीं सकते, ठीक है। तो ऑनलाइन कपड़ा खरीदना थोड़ा सा रिस्की लगता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप खरीद सकते हो। प्रचालन लागत, प्रचालन लागत क्या है, उच्च लागत, इसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है, लेकिन ई व्यवसाय में कम लागत आती है। आज के टाइम से देखा जाए तो ई व्यवसाय में क्या ही कहें, मतलब कम लागत, या बल्कि ज़्यादा ही लागत आने लगी है। आपको वेबसाइट बनवानी है, रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, फिर मतलब भाई आपको एडवर्टाइजमेंट, ये चीज़ तो कह सकते हैं, लेकिन हाँ कितना किताब के हिसाब से कि भाई इसमें आपको केवल, क्योंकि इसमें बस दुकान नहीं सजानी है, आपको केवल एक वेब पेज बनाना है, उसके माध्यम से करना है, तो कह सकते हैं कि आपको 10-20 हज़ार रुपये में आपकी वेबसाइट बन जाती है। दुकान में आपके 85 हज़ार, मतलब लाख रुपए लग जाएंगे बनाने में, लेने में, मार्केट में, ठीक है। तो ग्राहकों से संपर्क परोक्ष है, कि ग्राहकों से जो संपर्क है वो मतलब भाई प्रत्यक्ष है, लेकिन ई व्यवसाय में प्रत्यक्ष नहीं है। आंतरिक संचार की प्रकृति लंबी होती है इसकी, पारंपरिक की, और इसकी तत्काल होती है, ठीक है, आंतरिक संचार की प्रकृति जो होती है। अब संगठनात्मक ढांचे का आकार क्या है, संगठनात्मक ढांचे का आकार जो है आदेश की श्रृंखला के कारण लंबा है, ठीक है, आदेश की श्रृंखला के कारण लंबा है पारंपरिक का संगठनात्मक ढांचे का आकार, लेकिन ई व्यवसाय के अंदर सीधे आदेश व संचार के कारण समतल है। व्यावसायिक चक्र की लंबाई, व्यवसाय चक्र की लंबाई की बात करें तो व्यवसाय व्यवसाय प्रक्रिया चक्र लंबा होता है, किसमें, जो ट्रेडिशनल है हमारा, और जो ई व्यवसाय इसमें व्यवसाय प्रक्रिया चक्र छोटा होता है। तो ये हमारे क्या थे, इसके पारंपरिक और ई व्यवसाय में कुछ डिफ्रेंशिएशन किया गया था इनमें अंतर, ठीक है। अब इसके बाद में और हैं अंतर्वैयक्तिक स्पर्श के अवसर, अभी रह गए हैं ये कुछ। अंतर्वैयक्तिक स्पर्श के अवसर तो इसमें बहुत अधिक होते हैं, मैंने बोला ना कि छू कर महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। ई व्यवसाय में जब हमें डिलीवरी मिलेगी तभी हम उसे देख सकते हैं। मैं कम लिखा, लेकिन मेरे इससे तो मैं तो ये कहूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं उत्पादों के भौतिक पूर्व प्रतिचयन के अवसर। अब वही है कि उत्पादन के भौतिक पूर्व प्रतिचयन के अवसर क्या है, जब हम जैसे दुकान पर जाकर छू के, पकड़ के, देख के, चला के देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ ट्रेडिशनल में है, लेकिन जो ई व्यवसाय में उसमें ये भी डिसएडवांटेज है। वैश्वीकरण में आसानी, तो हाँ ये डिसएडवांटेज हमारी ट्रेडिशनल में है, ठीक है, ट्रेडिशनल में बहुत कम रहती है
मतलब बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ई व्यवसाय में बहुत अधिक, क्योंकि साइबर क्षेत्र सीमा है, ठीक है, सीमा के बाहर, मतलब एक भौगोलिक जो क्षेत्र की सीमा के बाहर भी आप कर सकते हो। सरकारी संरक्षण कम हो रहा है, सरकारी संरक्षण कम हो रहा है किसके लिए, ट्रेडिशनल के लिए, और ई व्यवसाय के लिए बहुत अधिक हो रहा है। मानव पूंजी की प्रकृति अर्धकुशल, यहाँ तक कि अकुशल मानव श्रम की आवश्यकता होती है किसमें, ट्रेडिशनल में, ठीक है, हमारा जो पारंपरिक व्यवसाय है। तकनीकी एवं पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों की आवश्यकता होती है। इसमें हमें जो है ई व्यवसाय में भाई तकनीकी नॉलेज वाले स्किल्ड जो कर्मचारी होते हैं, योग्य कर्मचारी, उनकी आवश्यकता होती है। लेन देन जोखिम, आमने सामने संपर्क एवं लेन देन होने के कारण कम जोखिम रहता है हमारा जो पारंपरिक है, लेकिन ई व्यवसाय में अधिक दूरी एवं पक्षों की असमानता के कारण उच्च जोखिम रहता है। अब हम आगे देखेंगे ई लेन देन की सुरक्षा एवं बचाव क्या हो सकते हैं। लेन देन जोखिम क्या है, लेन देन जोखिम, विक्रेता इस बात के मना कर सकता है, विक्रेता इस बात को मना कर सकता है ग्राहक ने उसे कभी आदेश प्रेषित किया था, वह ग्राहक यह मना कर सकता है कि उसने कभी विक्रेता को आदेश प्रेषित किया था। लेन देन चूक, अब इसमें क्या हुआ कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद मन चेंज हो गया, या लगा यार नहीं आ रही है, नहीं, या दूसरी जगह देखा और सस्ता मिल रहा है, तो जब वो डिलीवर हुआ तो हम हुआ क्या कर देते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, मतलब हम मना कर देते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए। तो फिर वो क्या होता है, वापस चला जाता है। अगर हमने पहले पेमेंट कर दिया तो वो हम पेमेंट हमारे खाते में रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये होता है। और ये भी हो सकता है कभी कि विक्रेता क्या है, आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता है कि भाई अगर कोई इशू हो सकता है, टेक्निकल इशू हो सकता है, या प्रोडक्ट ना हो, या ठीक मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उस कारण वो आदेश को क्या है कैंसिल कर सकते। तो ये चीज़ें इसमें लगी रहती हैं। वस्तुओं की सुपुर्दगी गलत पते पर हो जाना, अगर आपने एड्रेस सही डाला है तो 99% क्या 100% होता है कि आपके एड्रेस पे आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम नेम एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे सेम नेम के लोग होते, तो हो सकता है कभी कभी गलत हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। वस्तुओं की सुपुर्दगी, क्योंकि आजकल मोबाइल नंबर सब पे पड़ा होता है, तो कांटेक्ट पहले उसी से हो जाता है, तो वो चांसेस खत्म है, बिल्कुल ना के बराबर है। वस्तुओं की सुपुर्दगी गलत पते पर हो जाना, या आदेश से अलग वस्तुओं की सुपुर्दगी होना, हाँ ये हो सकता है, आदेश से अलग सुपुर्दगी होना। कभी कभी हम ऑर्डर कुछ करते हैं और वो भेज कुछ और देते हैं, तो ये सुपुर्दगी की चूक है, मतलब ठीक है, ये चीज़ हम मान सकते हैं। फिर विक्रेता पूर्ति की गई वस्तुओं के लिए भुगतान प्राप्त नहीं कर पाया है, कि विक्रेता जो है पूर्ति की गई वस्तु के लिए भुगतान नहीं कर पाया, जो विक्रेता है उसने जो वस्तु की पूर्ति की उसका भुगतान नहीं प्राप्त कर पाया, जबकि ग्राहक का दावा हो सकता है कि उसने भुगतान कर दिया है, भुगतान संबंधी चूक। तो ये क्या होते हैं कभी कभी ना, हम जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से ट्रांजेक्शन हमारा वो क्या नाम है, पेंडिंग में पड़ जाता है, या कभी कभी क्या है डिले हो जाता है, या कैंसिल भी हो जाता है, हमें मैसेज बाद में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इनकी वजह से क्या होता है, ये मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन रिजॉल्व हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। इन जोखिम से बचने हेतु जो उपाय दिए हैं क्या है, पंजीकरण के समय पहचान और पते की जांच द्वारा और आदेश स्वीकृति एवं भुगतान वसूली के लिए प्राधिकार प्राप्त कर बचा जा सकता है, ठीक है। पंजीकरण के समय पहचान और पते की जांच द्वारा आदेश स्वीकृति एवं भुगतान वसूली के लिए प्राधिकार प्राप्त कर बचा सकता है, मतलब पहले ही प्राप्त कर लेना, ठीक है, अमाउंट को, तो उससे बचा जा सकता है। उसके बाद सुप्रतिष्ठित खरीदारी स्थानों से ही खरीदारी करें। अब जो देखो हम क्या है, नई नई वेबसाइटें बनती रहती हैं, अब उनसे हम खरीदारी करते हैं, थोड़ा सा ये जोखिम रहता है कि सर्विस रिफंड या एक्सचेंज वाली, भाई ये कैसी है क्या है, तो इसलिए जहाँ से भी आप खरीदारी करें, आप मार्केट में भी जाते हो, अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो वहाँ पे आप कौन सी शॉप पे जाना पसंद करोगे, जो काफ़ी पुरानी और फेमस शॉप होगी, ठीक है, विश्वास जिस पे जमा हुआ होता है लोग, अब तो वहीं जाना पसंद। तो वही बात कही जा रही है कि आप जहाँ से भी खरीदें अच्छे से क्या है जांच परख लें, उसके बारे में नॉलेज निकाल लें कि ये सही है या नहीं है, ठीक है, उसी जगह से आप खरीदारी करें। डाटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिम, कहें डाटा संग्रहण एवं प्रसारण जोखिम क्या है कि इसमें अगर 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 जो है सूचना अगर गलत हाथों में चली जाए तो बहुत जोखिम हो सकती है। मैंने वो ऊपर ही बताया था आपको कि मतलब अगर गलत हाथों में सूचना चली जाए तो भाई फाइनेंशियली जोखिम, सभी तरीके का जोखिम हो सकता है। वायरस हैकिंग, अब वायरस हैकिंग क्या होता है, कंप्यूटर में हमारे एक मतलब वायरस होता है जो क्या है सारे मतलब सिस्टम को
उथल पुथल कर देता है, ठीक है, हैंग कर देता है, हमारा डाटा मतलब थीफ्टिंग हो जाता है, मतलब चोरी होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है, ठीक है। हैकिंग भी बहुत नुकसान हो सकते हैं, हैकिंग जो वर्ड है, ठीक है, इससे हमारा पूरा सिस्टम हैक करके मतलब रिमोटली कोई और मतलब कंट्रोल ले लेता है। तो ये हैकिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये वायरस के माध्यम से होती है, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बचाव के लिए हमें एक एंटीवायरस, जैसे होता है ना कि मतलब हमें बुखार आ गया तो अब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमें क्या एंटीडोज देगा जिससे हमारा बुखार धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर का भी होता है, वायरस जो आता है मतलब एक तरीके की बीमारी लग जाती है उसे, और इसके नुकसान से बचने के लिए, इससे बचने के लिए क्या है, एक एंटीवायरस बना कंपनी बनाती हैं, ठीक है। तो उस एंटीवायरस को सिस्टम में इंस्टॉल करके रखना पड़ता है, क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब जो है एंटीवायरस की बात की जा रही है कि यहाँ पे सिस्टम में हम एंटीवायरस डाल के रखना चाहिए जिससे हम इस चीज़ से बच सकते हैं। बौद्धिक क्षमता एवं निजता पर खतरे के जोखिम, क्योंकि बौद्धिक क्षमता और निजता पर खतरे के जोखिम रहते हैं। ऐसे ऑनलाइन लेन देन के दौरान डाटा अन्य लोगों को भी पहुँचा ये जा सकते हैं। जब ऑनलाइन हम लेन देन करते हैं, भाई देखो अगर आप ट्रस्ट मतलब जो साइड है वो ट्रस्टेड नहीं है तो भाई आपका डाटा चोरी होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसीलिए कहा जाता है कि जांच परख और ट्रस्टवर्थी जो वेबसाइट है वहीं से आप परचेज करिए। ऑनलाइन आप मतलब पेमेंट कर रहे हो तो हो सकता है आपका डाटा कॉपी कर लिया जाए, जो कि इसका गलत इस्तेमाल या हो सकता है उससे नुकसान से बचने के लिए हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। भुगतान विधि, पेमेंट मैकेनिज्म क्या है। इंटरनेट से खरीदी गई वस्तुओं का भुगतान निम्न तरीकों से हो सकता है। अब कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम क्या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वैसे तो सभी को पता है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सुपुर्दगी के समय भुगतान कैश ऑन डिलीवरी कहा जाता है। वस्तुओं की सुपुर्दगी के समय कैश ऑन चेक अथवा कैश अथवा चेक से भुगतान किया जा सकता है, तो सबको पता है, ज़्यादा इसमें डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र क्या है, इससे ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करता है, जो मोबाइल के माध्यम से आप करते हैं ना, फ़ोन पे से एक के अकाउंट में दूसरे के अकाउंट में जो हम ट्रांसफ़र अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट करते हैं ना, तो वो पद्धति इस द्वारा इंटरनेट के जरिए फर्म के खाते में पैसा जमा करवा सकता है, ठीक है। जमा जाओ लिख गया, गलत हो गया वहाँ पे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल इसमें दे दिया उन्होंने क्या, इंटरनेट सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक मशहूर कंपनी नेटस्केप कैलिफोर्निया के सनीवेल स्थित अपने कार्यालय के मुख्य कंप्यूटर पर लगभग हर मिनट दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सॉफ्टवेयर के ऑर्डर प्राप्त करती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर ऑर्डर प्राप्त होती है दुनिया भर से करती है, और क्रेता ऑर्डर के साथ ही अपना क्रेडिट कार्ड नंबर भी लिख देते हैं कि ऑर्डर दिया, और उसके साथ ही अपना क्रेडिट कार्ड नंबर भी लिख देते हैं। कंपनी अपने कार्यालय से ही इलेक्ट्रॉनिक ढंग से सॉफ्टवेयर की सुपुर्दगी दे देती है, सॉफ्टवेयर की सुपुर्दगी दे देती है और तुरंत ही भुगतान भी प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो उनके यहाँ पे उन्हें पेमेंट करा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और तुरंत ही उसे सॉफ्टवेयर उधर से सुपुर्दगी दे दी, मतलब तो इसी को हम कहते हैं मतलब अभी वर्ड क्या था, ध्यान से उतरिएगा, क्या था वर्ड, ई सुपुर्दगी, जिसे ई सुपुर्दगी बोला जाता है। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा की बात कर रहे थे कि ग्राहक बैंक द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी कर सकते हैं, सिर्फ उन कार्डों का नंबर और बैंक का नाम ऑनलाइन देना होता है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप सभी अवेयर हैं, आप डेबिट कार्ड हर कोई यूज कर रहा है, तो इसे ही बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर जैसे आप एटीएम होता है उसे आप क्या है क्रेडिट हाँ एटीएम मशीन में यूज़ करते हैं, ऑनलाइन हमें जो उस पर 16 नंबर का जो नंबर होता है, ठीक है, वो आप उस पर डालते हैं, और उसके बाद में पीछे जो होता है वीसीसी जो नंबर होता है वो डाल करके आप, और फिर ओटीपी आता है, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जो रजिस्टर, उसमें ओटीपी आप एंटर करोगे वहाँ पे और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस माध्यम से होता है। व्यावसायिक सौदों की सुरक्षा, अब निम्न तरीकों से हम ई कॉमर्स में होने वाले व्यावसायिक सौदों की सुरक्षा कर सकते हैं, तो वो कौन से हैं। वस्तु की सुपुर्दगी से पहले विवरण, क्या ना, वस्तु की सुपुर्दगी से पहले विवरण, ग्राहकों द्वारा वस्तु की सुपुर्दगी पहले क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड जारीकर्ता की जानकारी, वैधता की तिथि आदि का विवरण ऑनलाइन देना आवश्यक होता है। सुपुर्दगी वस्तु की सुपुर्दगी से पहले विवरण क्या है, ग्राहकों को जो वस्तु की सुपुर्दगी की पहले क्रेडिट कार्ड नंबर, कार्ड जारीकर्ता की जानकारी, वैधता और इसकी तिथि ऑनलाइन मतलब माध्यम में देना होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। एंटीवायरस प्रोग्राम, डाटा फाइल फोल्डर तथा कंप्यूटर के वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम डालना तथा समय पर अपडेट करना जरूरी होता है। साइबर क्राइम सेल, सरकार द्वारा हैकिंग के केस देखने तथा हैकरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्होंने स्पेशल साइबर क्राइम सेल बना रखी है, ठीक है, उसे साइबर क्राइम सेल कहते हैं। सेवाओं का
वाह्यकरण या सेवा का वाह्यकरण क्या है? व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अनेक क्रियाएं करनी होती हैं। भाई कोई भी व्यवसाय उसे कुशलतापूर्वक चलाना है तो बहुत सी क्रियाएं परफॉर्म करनी होती हैं, जैसे उत्पादन, क्रय विक्रय, वित्तीय प्रबंध, विज्ञापन, पत्र व्यवहार आदि। ठीक, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बिना भाई कोई व्यवसाय नहीं चल सकता। ठीक है, जब व्यवसाय का पैमाना छोटा होता है तो व्यवसायी ये सभी क्रियाएं करने के लिए संगठन के अंदर ही इंतजाम कर लेते हैं। जब व्यवसाय छोटा होता है तो ज़्यादातर वो खुद ही सारे ये इंतजाम करता है, लेकिन व्यवसाय का पैमाना बढ़ने के साथ साथ अब यह काम काफ़ी कठिन और जटिल होता चला जाता है। अतः क्योंकि अगर वो काम देख रहा है तो उसका मेन काम रुक रहा है, तो इसलिए क्या होता है, अतः अनेक क्रियाओं को करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के लिए इस सेवाओं को संगठन के बाहर से प्राप्त किए जाने लगा है। जैसे इसे सेवाओं का वाह्यकरण कहा गया है कि मतलब जो सेवाएं जिन पर ध्यान हमें लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो हम बाहर से भी मतलब अगर हम अपने यहाँ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, बिजीनेस भी हो रही है फिजूल की, और खर्चा भी ज़्यादा है, और बाहर से हमें सस्ती मिल रही है तो हम वो सेवाएं बाहर से परचेज कर लेते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जा रहा है सेवाओं को वाह्यकरण की आवश्यकता। भाई क्यों है आवश्यकता, इसकी बात कही जा रही है। तो अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करना, भाई हमारे यहाँ जो है वो उस क्वालिटी में नहीं हो पा रही है, मतलब ठीक है, प्रोसीड तो क्या है, हम अच्छी क्वालिटी की जो सेवाएं मतलब देते हैं बाहर से, कॉल सेंटर वगैरह ये हो गया, तो उनसे हम क्या है बाहर से ये सेवाएं परचेज कर लेते हैं। यदि कोई कंपनी सभी क्रियाओं को स्वयं ही पूरा करने की कोशिश करती है तो सेवाओं की क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। संभावना है कि इस कठिनाई से बचने के लिए सेवाओं का वाह्यकरण आवश्यक होता है। भाई सभी कार्य हम कहें कि हम खुद कर लेंगे तो ये असंभव है। अगर सभी कार्यों पर आप फोकस कर लो तो आपका जो मेन टारगेट है ना उसे आप लैग कर जाओगे। इसलिए क्या है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जो आप कहते हैं ना केंद्रीय और विकेंद्रीकरण, वो यही था कि भाई केंद्रीयकरण विकेंद्रीकरण क्यों किया जाता है कि अब मैनेजमेंट केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देगा जो बहुत ज़रूरी है, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो नीचे वाले देख लेंगे। सेवाओं में स्थायी विनियोग से बचना। यदि कोई कंपनी ये सेवाएं संगठन के अंदर ही उपलब्ध करती है, कहें सेवाओं में स्थायी विनियोग से बचना क्या है, यदि कोई कंपनी ये सेवाएं संगठन के अंदर ही उपलब्ध करती है तो उसे उनके लिए अलग अलग विभागों की स्थापना करनी होगी। और बिल्कुल सही बात है, अगर वो सेवाएं खुद ही मतलब वो ले लेती जिम्मेदारी करने का पूरी, तो क्या उसे अलग अलग विभागों की स्थापना करनी होगी जिस पर भारी स्थायी विनियोग करना पड़ता है, जिस पर भारी स्थायी विनियोग करना पड़ेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग कर्मचारी, अलग अलग मतलब उन्हें डिपार्टमेंट के लिए जगह वगैरह, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। अतः ऐसा न्याय संगत लगता है कि इन सेवाओं को कंपनी के बाहर से ही प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है, इससे हमारा श्रम पैसा सब बचेगा। व्यवसाय को सुविधापूर्वक ढंग से चलाना। सेवाओं के बाह्यकरण की आवश्यकता व्यवसाय को सुविधापूर्वक तरीके से चलाने के लिए होती है। व्यवसायी का ध्यान अनेक छोटी छोटी क्रियाओं से हटकर मुख्य क्रिया की ओर केंद्रित हो। यही अभी बताई थी ना केंद्रीय विकेंद्रीकरण में जो हमने पढ़ा है। ठीक है, वही है। ठीक, अब आगे चलते हैं। वाह्यकरण सेवाओं के विषय के क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। तो आधुनिक सेवाओं के विषय के क्षेत्र। आधुनिक व्यवसाय में अनेक प्रकार की बाह्य सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं। क्या है? वित्तीय सेवा का अभिप्राय ऐसी बाह्य सेवाओं से है जो किसी न किसी रूप में कंपनी की वित्त प्रबंध में सहायता करती है। तो फाइनेंशियली मतलब जो भी रिलेटेड होंगी फाइनेंशियल रिलेटेड, उससे संबंध है वित्तीय सेवाओं को। वित्तीय की अगर हम बात करें तो फाइनेंस से। ठीक है, कुछ ऐसी सर्विस होती है जो हम बाहर से ले सकते हैं। विज्ञापन सेवा। अधिक बिक्री के लिए विज्ञापन अति आवश्यक है। अधिक बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि इस काम के लिए किसी विज्ञापन एजेंसी की सहायता ले ली जाए तो कम लागत में बढ़िया काम हो जाता है। अगर हम खुद से करेंगे तो हो सकता है कि हम प्रोफेशनल नहीं उस चीज़ में तो अच्छा ना कर पाएँ, लेकिन हम किसी उसी विज्ञापन एजेंसी की अगर सहायता ले लेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेगी हमारे किसी भी प्रोडक्ट को, जिससे हमारी सेल बढ़ाने में काम करेगा। पत्र वाहक सेवाएं। इन सेवाओं के द्वारा कंपनी उपभोक्ताओं को वस्तु, पत्र, पार्सल आदि भेजती है, जैसे कोरियर। भाई अब ई व्यवसाय आपने कर लिया, लेकिन अब माल तो आप खुद नहीं पहुंचाओगे, तो उसके लिए आपको किसके साथ मतलब किससे सर्विस लेनी पड़ेगी? जो कोरियर पार्टनर्स होते हैं उनसे सर्विस लेनी पड़ेगी आपको। तो वो बाह्यकरण हो गया सेवाओं का। ठीक है, तो वो आपका कोरियर क्या करेंगे? लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ग्राहक सहायता सेवाएं। ये कंपनियां ग्राहकों को घर पर माल की सुपुर्दगी, विक्रय के बाद सेवा प्रदान करती हैं। मतलब ग्राहक सहायता सेवाएं क्या होती हैं? जो सर्विस देती है प्रोडक्ट की। कोई चीज़ खरीदी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा और उस पर कोई दिक्कत आती है, सर्विस जो दी जाती है, तो वो उसकी बात की जा रही है कि कंपनी ग्राहकों के घर पर ही माल सुपुर्दगी, विक्रय के बाद सेवा प्रदान करती है। प्राय टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि के निर्माता इन सेवाओं का प्रयोग करते हैं। अब वो लेके तो भागेगा नहीं वहाँ पे,
भाई तो क्या करेगा कि वहीं पे उसके घर पे ही क्या है जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो आकर के उसे रिपेयर करके चले जाते हैं। अब बाह्य स्रोतीकरण क्या है यहाँ पे, बाह्य स्रोतीकरण इसमें क्या है, बाह्य स्रोतीकरण में संविदा बाहर प्रदान करना सम्मिलित है। सामान्यतः गैर मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों का ही बाह्य स्रोतीकरण हो रहा है। कह रहे हैं सामान्यतः गैर मुख्य जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उन्हीं का बाह्य स्रोतीकरण हो रहा है। प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण अवध इकाई अथवा तृतीय पक्ष का हो सकता है। प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण जो है अवरुद्ध इकाई अथवा तृतीय पक्ष का हो सकता है। अब बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता क्यों है? ध्यान केंद्रित करने, इसमें कंपनी अपने मुख्य कार्य पर ध्यान लगा सकती है और बाकी कार्य क्या है बाह्य स्रोतीकरण से पूरा कर सकती है। उत्कृष्ट की खोज, इसमें दोहरा फायदा है। एक जो कार्य फर्म स्वयं करती है उस पर ध्यान लगाकर उत्कृष्ट हासिल कर सकती है, उत्कृष्टता हासिल कर सकती है। वह जिस कार्य का बाह्य स्रोतीकरण निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ फर्म को किया वह भी कार्य उत्कृष्ट कोटि का होगा। ठीक है, मतलब बाहर भी किसी विशेष स्पेशलाइज पर्सन को उससे वो काम लिया जा रहा है तो वो भी उस काम में एक अच्छा ही रोल अदा करेगा। अब लागत की कमी, कार्य को बाह्य स्रोतीकरण से हर कार्य को उस फर्म को दिया गया है जिसे विशिष्टीकरण हासिल है वह फर्म उस कार्य को बड़े पैमाने पर काफ़ी फर्मों के लिए करती है जिससे लागत में कमी व काम उत्कृष्ट किस्म का होता है। देखो किसी भी काम को लगातार करने से क्या आता है उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाती है। कोई भी है, अब जो फर्म एक ही काम कर रही है तो वो उस फर्म का उस काम में क्या स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो हम अपना जो भी कार्य ऐसे ही फर्मों को देते हैं जो कंटिन्यूसली एक ही काम को काफ़ी टाइम से करती आ रही है, तो उससे वो उस काम में स्पेशलाइज है तो वो काम को बहुत बेहतर तरीके से कर पाती है। गठजोड़ द्वारा विकास, जब दूसरों से सेवाएं ग्रहण करेंगे, कहना जब दूसरों से सेवाएं ग्रहण करेंगे तो उस क्षेत्र में पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम दूसरों से सेवाएं जब बाहर से लेते हैं तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, अब हमें उसके लिए जो है कि मशीनरी वगैरह ये सब चीज़ें जुटाने की ज़रूरत नहीं है जिन पर क्या है बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें केवल सर्विस चार्ज ही देना पड़ेगा। ठीक है, वह कम लागत व उत्कृष्ट गुणवत्ता सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है, अतः व्यवसाय का विकास होगा। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करें, वह देश जहाँ बाह्य स्रोतीकरण किया है वे उद्यमशीलता रोजगार व निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, ऐसे व्यापार जो बाह्य स्रोतीकरण करते हैं उद्यमशीलता रोजगार एवं निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है उनके लिए। अब बाह्य स्रोतीकरण के सरोकार कौन कौन हैं, क्या क्या हो सकते हैं? गोपनीयता, करें गोपनीयता, बाह्य स्रोतीकरण बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना एवं जानकारी की हिस्सेदारी पर निर्भर करता है जिससे पक्ष के हितों को हानि पहुंच सकती है। अब बाह्य स्रोतीकरण के जो एक प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसमें हमें अपनी कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सूचनाएं देनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, जिससे क्या है थोड़ा गोपनीयता का हमारा जो होती है वो कितनी लैग होती है। उसमें परिश्रम खरीदारी की अगर बात करें तो व्यावसायिक फर्म जो बाह्य स्रोतीकरण करवाती है अपनी लागतें कम करने का प्रयत्न करती है। भाई कोई फर्म है बाह्य स्रोतीकरण अगर कर रही है तो वो अपनी लागत कम करने की कोशिश कर रही है। मेजबान देश की निम्न मानव संसाधन लागत का अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे आपने देखा ना कि भाई ये इंडिया से या पाकिस्तान से बांग्लादेश के लोग बाहर जाके मजदूरी वगैरह करते हैं तो उन्हें क्या है सस्ते में ये मजदूर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है बाहर मतलब परिश्रम खरीदारी जो बाहर के लोगों से काम करवाना। नैतिक सरोकार क्या है, दूसरे देशों में सख्त कानून ना होने की वजह से बाल मजदूरी, लिंग के आधार पर कम मजदूरी देकर अपनी लागत कम करना अनैतिक नैतिक नहीं है, मतलब अनैतिक है। ठीक है, तो कुछ देशों में क्या होता है बाल मजदूरी लगभग सभी देशों में करवाई जाती है लेकिन छुप कर करवाई जाती है। बाल मजदूरी या लिंग के आधार पर कि भाई औरत है तो उसे कम पैसा दिया जाएगा, आदमी तो उसे ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, इस टाइप की मानसिकता जेंडर वाइज जो होती है। ठीक है, कम मजदूरी देकर अपनी लागत कम करने की कोशिश करते हैं जो कि अनैतिक है। गृह देशों में विरोध, कार्य बाहर सौंपने से गृह देशों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। जब बाहर से हम क्या है कार्य को करवाना शुरू कर देते हैं तो बाहर का भाई अभी हमारे यहाँ का ज़्यादा मांग रहा है, बाहर का सस्ता मांग रहा है, मुझसे काम करवाना शुरू कर देते हैं। उसके कारण क्या होता है हमारे देश में बेरोजगारी फैलना शुरू हो जाती है और जिसके कारण क्या है जन आक्रोश बढ़ने लगता है।
बीपीओ की अवधारणा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यहाँ पे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीपीओ का अर्थ व्यवसाय की बाह्य प्रक्रिया है। कह रहे बीपीओ का अर्थ व्यवसाय की बाह्य प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत किसी समस्या के हल करने का एक पूर्व निर्धारित मार्ग दिया होता है। कह रहे बीपीओ का अर्थ व्यवसाय की बाह्य प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत किसी समस्या के हल करने का एक पूर्व निर्धारित मार्ग दिया होता है। इसमें प्रक्रिया विशेषता, प्रोसेस एक्सपर्टीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो अब इसके बाद है फिर बीपीओ क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए ज्ञान और तीव्र प्रवाह अंग्रेजी बोलना आना जरूरी है। तो बाहर जाना है तो आपको वहाँ के देश की लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज आपको अच्छी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। बीपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवाएं, बीपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवाएं क्या है? फैक्टरिंग सुविधा, सौदागर बैंकिंग सेवाएं, विज्ञापन सेवाएं, कोरियन सेवाएं, ग्राहक सहायता सेवा आदि। ज्ञान प्रक्रिया बाह्यकरण, केपीओ। केपीओ का क्या है कि का अभिप्राय व्यवसाय को सफलतापूर्वक एवं न्यूनतम लागतों पर चलाने के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान वाले, मतलब केपीओ के नॉलेज पर्सन, ठीक है, की बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बाहर से उपलब्ध करने से है। बीपीओ के अंतर्गत प्रक्रिया विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। वही दूसरी ओर केपीओ के अंतर्गत ज्ञान विशेषता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप समझिए, मतलब अदर व्यक्ति से हम जो नॉलेजेबल है उससे हम हायर कर रहे हैं। केपीओ की आवश्यकता आज के प्रतियोगितावादी वातावरण में कंपनियां अधिक ध्यान उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर दे रही हैं। करें जो केपीओ की है, जो मोर नॉलेजेबल की बात करी जा रही है कि जो ज़्यादा नॉलेजेबल है, आज के प्रतियोगितावादी वातावरण में कंपनियां अधिक ध्यान उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर दे रही है। जो उच्च प्राथमिकता है जिन्हें दी जाती है उन क्षेत्रों पर दी जा रही है। कंपनियां यह महसूस कर रही हैं कि कम महत्वपूर्ण क्रियाओं को संगठन के बाहर से पूरा करवा कर केवल लागतों में कमी व कुशलता में वृद्धि नहीं होती है। कंपनियां यह महसूस कर रही हैं कि कम महत्वपूर्ण क्रियाओं को संगठन के बाहर से पूरा करवाकर केवल लागतों में कमी व कुशलता में वृद्धि ही नहीं होती, बल्कि कंपनियां सारा ध्यान शक्ति मुख्य क्रियाओं की ओर संचालित हो जाता है। जो कम महत्वपूर्ण है उन्हें हम काम से बाहर से मतलब ले लेते हैं उन सर्विसों को। उससे क्या है, हमारी जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण जो है, उन पर हम ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, अब केपीओ का अर्थ, यहाँ केपीओ का अर्थ है, केपीओ का क्षेत्र की बात करें कि यह बीपीओ का अगला कदम है। केपीओ जो है बीपीओ का अगला कदम है। यह प्रक्रिया विशेषता की अपेक्षा ज्ञान विशेषता पर ध्यान केंद्रित करती है। ज्ञान विशेषता पर ध्यान केंद्रित करती है। तो केपीओ का मतलब हमारा जो है नॉलेज प्रोसेस एक्सेलराइजेशन है। ठीक है, क्या है? नॉलेज प्रोसेस एक्सेलराइजेशन हमारा है। ठीक है, तो यह बीपीओ का अगला कदम है। यह प्रक्रिया विशेषता की अपेक्षा ज्ञान विशेषता पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कम महत्वपूर्ण क्रियाओं की सेवाएं प्रदान करता है। इस विनियम गलत है लिखा हुआ है, यहाँ पर भी गलत हो गया है, पूरा ही सेंटेंस गलत है। चलिए नेक्स्ट। यह क्षेत्र शिक्षित लोगों को एक वैकल्पिक कैरियर उपलब्ध कराता है। करें, ये क्षेत्र के जो शिक्षित लोगों ने एक वैकल्पिक कैरियर उपलब्ध कराता है। बीपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवाएं कौन सी हैं? शोध एवं विकास, ठीक है, मतलब शोध और रिसर्च जो होता है, ठीक है, और डेवलपमेंट, व्यावसायिक एवं तकनीकी विश्लेषण, सजीव चित्र एवं डिजाइन, व्यावसायिक एवं विपणन शोध आदि। अब स्मार्ट कार्ड एवं स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम, जिसे हम एटीएम कहते हैं, स्मार्ट कार्ड, इसका अभिप्राय एक अति लघु टेम्पर प्रूफ, करें इसका अभिप्राय
करें इसका अभिप्राय एक अति लघु टेम्पर प्रूफ उपकरण से है। करें इसका अभिप्राय एक अति लघु टेम्पर प्रूफ उपकरण से है। ये जो हमारा कार्ड होता है ब्लैक पट्टी होती है वही मेन होती है जब हम एटीएम में डालते हैं, जिससे एक माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी चिप होती है। चिप आप देखते हैं जो पीतल की लगी रहती है, मेमोरी चिप लगी होती है, तो उपयोगकर्ता का डेटा स्टोर करने के काम आती है। वो चिप में सारा हमारा डाटा स्टोर होता है। क्रेडिट कार्ड, सिम चिप फॉर द सेलुलर फ़ोन आदि में आप देखते हैं। बैंकिंग व रिटेल के लिए करें, बैंकिंग व रिटेल के लिए स्मार्ट बैंकिंग कार्ड से हम शॉपिंग, बिल भुगतान आदि कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक पर्स के रूप में कागजी नोट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भुगतान के समय स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल को हो सकता है, जिससे सफ़र इत्यादि में सुरक्षा रहती है। कहीं भी हम स्वैप कर देते हैं कार्ड। ये बहुत सा डाटा स्टोर कर सकती है, और ये बहुत सा क्या है, डाटा स्टोर कर सकती है। पूर्ण सुरक्षा ये टेम्पर प्रूफ है, अतः डेटा से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, इसमें डेटा से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आसान प्रयोग, ये उपभोक्ता अनुकूल है, इसे आसानी से कोई भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये उपभोक्ता अनुकूल है, इसे आसानी से एक बार बता दी जाए तो कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, अनपढ़ हो वो भी कर सकता है। स्वचालित टेलर मशीन की अगर हम बात करें तो इसका अभिप्राय बैंक के एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय से है, जो ग्राहकों को बिना बैंक प्रतिनिधि की मदद से ही आधारभूत बैंकिंग व्यवहारों को पूरा करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करता है। तो इसमें क्या है, ये 24/7 आधार पर काम करती है। इसमें बैंक का काफ़ी काम कर दिया है, मतलब इसमें इसने क्या है, बैंक का काफ़ी काम कर दिया है, क्योंकि इसमें क्या है, अब फिजिकली ज़रूरत नहीं है क्लर्क की। एटीएम के माध्यम से धन निकालने व जमा करवाने के अतिरिक्त भी अनेक कार्य जैसे बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज आदि हो सकता है। ये बैंकों द्वारा बहुत जगह पर खोले गए हैं ताकि कार्ड धारक को आसानी रहे। तो हर जगह आपको एटीएम्स मिल जाते हैं, जिससे आपको क्या है, आसानी रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। तो अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।